Hello everyone, I hope you all are doing great. So today we are going to discuss chapter 4 and the chapter name is From the Diary of Annie Frank. तो इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं. दिस चैप्टर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट एंड हेयर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ एनी फ्रैंक. ठीक है, तो यही आपका चैप्टर है, चैप्टर 4 है एनी फ्रैंक. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ हर एंड हेयर शी हैज़ रिटन दिस इज़ अ फोटो एज आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक ऑल द टाइम. एनी चाहती कि वो हमेशा ऐसे ही क्यूट, ऐसे ही स्माइली फेस के साथ हमेशा रहे. देन आई वुड मे बी हैव अ चांस टू कम इन हॉलीवुड. और वो चाहती थी आगे चल के वो हॉलीवुड में एंट्री ले ले, हीरोइन बन जाए. ये चीज़ जो उसने लिखी थी वो एनी फ्रैंक ने 10 अक्टूबर 1942 में लिखी थी. वेल बिफोर यू रीड पूरी स्टोरी का जो यहाँ पे आपकी शॉर्ट समरी दी हुई है. एनेलीज मैरी एनी फ्रैंक 12th June 1929 February March 1945 was German-born Jewish girl who wrote while in hiding in her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. Okay, तो यहाँ पे एनी की बात हो रही है जो 12 जून 1929 में जिसकी पैदाइश हुई थी, पैदा हुई थी एंड 1945 में मार्च और फरवरी के आसपास उसकी डेथ भी हो गई थी. तो अराउंड जो एनी की अगर हम बात करें तो 15 ईयर्स की उसकी जर्नी थी, लाइफ थी, और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है. वेल तो जर्मन की जगह पे ये पैदा हुई थी, जर्मन में पैदा हुई थी. इनका जो धर्म था वो ज्यूइश था और जैसा कि वो जो टाइम था वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम था. तो नाजिश का पीरियड चल रहा था और उस टाइम पे ज्यूइश लोगों के अगेंस्ट बहुत सी चीज़ें की जा रही थी. उनके ऊपर परसिक्यूट करा जा रहा था, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे. जहाँ भी ज्यूइश लोग मिल रहे थे उनको मार दिया जा रहा था. इस वजह से जो एनी होती है वो और उसकी फैमिली के मेंबर प्लस 4 फ्रेंड्स जो होते हैं वो नीदरलैंड में आ जाते हैं. नीदरलैंड में छुप के रहने लगते हैं ताकि वो बच सकें. हर फैमिली हैड मूव टू आम्स्टर्डम आफ्टर द नाजिश गेंड पावर इन जर्मनी. जब नाजिश का जो पावर होता है, नाजिश एक्चुअली रूलर था जो ज्यूज के अगेंस्ट था, तो जब वो जर्मनी पे पूरा कंट्रोल पा लेता है तो फिर वो आम्स्टर्डम आ जाते हैं. बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेटेड एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड. आगे चल के जैसे कि धीरे धीरे नाजिश जो था वो पावर अपनी बढ़ाता जा रहा था, नीदरलैंड पे भी कब्जा हो जाता है, तब ये लोग पकड़ लिए जाते हैं, इनकी पूरी फैमिली पकड़ ली जाती है. एज परसिक्यूशन अगेंस्ट, परसिक्यूशन वर्ड जो दिया इसका मतलब होता है अत्याचार करना, जुल्म करना. एज पर परसिक्यूशंस अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग. जब नाजिश की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रही थी, ज्यूइश लोगों को ढूंढ रही थी, तो फाइनली इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था बचने के लिए. तो इनके फादर के ऑफिस में एक बिल्डिंग होती है, वहाँ पे 1942 में जुलाई का मंथ था, ये फैमिली छुप के रहने लगती है ताकि बच जाए. आफ्टर 2 years इन हाइडिंग द ग्रुप वॉज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफस इन बर्जन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक. ओके, तो इसके बाद कुछ बुरा होता है. जब ये लोग छुप के रह रहे होते हैं, छुप के 2 साल तक ये लोग रह पाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, ग्रुप को बिट्रेड कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है और उसके बाद उनको कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता है. कंसंट्रेशन कैंप एक तरह का डिटेंशन सेंटर है जहाँ पे उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है. और फाइनली टाइफस नाम की एक बीमारी होती है जो एनी को लग जाती है और उसकी डेथ हो जाती है. जिस दिन एनी की डेथ होती है उसी दिन उसकी सिस्टर मार्गोट भी होती है, विद इन द डेज उसकी भी डेथ हो जाती है. Her father, Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the World War ended to find that her diary had been saved. उसके बाद क्या होता है, इनकी फैमिली के सभी लोगों की डेथ हो जाती है, कोई नहीं बचता है, सिर्फ इनके फादर बचते हैं जिनका नाम होता है ऑटो. और फिर जब वॉर ख़त्म हो जाती है, चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती हैं, तो फिर वो वापस से आम्स्टर्डम जाते हैं. क्यों जाते हैं? वो अपनी बेटी की डायरी को लेने जाते हैं. Convinced that it was a unique record, he took action to have published in English under the name The Diary of a Young Girl. उसके बाद उनके फादर जो होते हैं वो सोचते हैं कि ये डायरी लेके अगर मैं जाऊंगा और ये डायरी मुझे मिल जाती है तो ये बहुत ही कन्विंस्ड ये डायरी रहेगी, इसको मैं पब्लिश करवा दूंगा. बिकॉज ये वॉर के टाइम पे मैंने अपनी बेटी को दी थी और उसको वो डेली लिखती थी. बहुत सी डिटेल्स इसमें ऐसी होंगी जो पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि हम लोगों ने किन हालातों से लड़ा है. उसके बाद क्या होता है, द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13 बर्थडे. जब एनी जो है 13 ईयर्स की हुई थी तो उसके बर्थडे पे उसके फादर उसको एक गिफ्ट करते हैं, ये डायरी देते हैं. एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 June 1942 until its final entry of 1 August 1944.
तो जब ये डायरी एनी को मिलती है तो 12 जून 1942 से वो डायरी को लिखना स्टार्ट करती है और उसकी लास्ट एंट्री जो होती है वो 1 अगस्त 1944 तक होती है, मतलब 12 जून से 1 अगस्त 1944 तक वो एंट्रीज करती है। It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read book. स्टार्टिंग में जो ये डायरी थी वो एक्चुअली में डच लैंग्वेज में लिखी गई थी, जो उनकी लैंग्वेज थी। आगे चल के इतनी फेमस ये इनकी डायरी हो जाती है, उसको कई लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है और वर्ल्ड में फेमस हो जाती है, जिसको अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके लोगों ने पढ़ा। There have also been several films, televisions, theatrical production and even an opera based on the diary. ये डायरी इतनी फेमस हुई कि इसके ऊपर कई मूवीज़ बनी हैं, कई थिएट्रिकल प्रोग्राम्स आए हैं, इवन ओपेरा वगैरह इसके बने हैं सिर्फ इस डायरी के ऊपर। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ मैच्योर एंड insightful mind, the diary provides an intimate examination of डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। एक इतना मैच्योर्ड माइंड, इतनी डिटेल में उस लड़की एनी ने ये डायरी लिखी है और एक एक चीज़ मेंशन करी है, जो नाजी के टाइम पे जो जुल्म हुए वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन है। एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिन्यूड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स। ये जो डायरी है और जो एनी के वर्ड्स हैं ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए और लोगों के दिल में घर कर गए। सो इट वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, ब्रीफ में था। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं दैट वी विल डिस्कस लेटर। सो आपका जो चैप्टर है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। यानी कहती है कि डायरी को लिखना जो है वो बिल्कुल स्ट्रेंज सी चीज़ है, अजीब सी चीज़ है मेरे लिए, स्पेशली उसके लिए जो मेरे जैसा हो। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कभी डायरी नहीं लिखी है, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नीदर आई नॉर एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन म्यूजिंग ऑफ 13-year-old स्कूल गर्ल। वो बोलती है ऐसा, इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि एक छोटी लड़की जो स्कूल में पढ़ती है उसकी डायरी आगे चलकर ना ही तो मैं खुद पढ़ना चाहूँगी ना ही कोई और पढ़ना चाहेगा। एक 13 ईयर्स की बच्ची क्या लिख सकती है, तो इसलिए वो इंटरेस्टेड नहीं थी इस डायरी को लिखने में। ओह वेल इट डजेंट मैटर, आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। उसके बाद बोलती चलो कोई बात नहीं, मैं फिर भी ये सारी चीज़ें फ़र्क नहीं करती हैं मेरे लिए, मैं डायरी लिखूँगी। और क्योंकि जो एनी होती है उस वक्त बहुत ज़्यादा डिप्रेस होती है, वो सोचती है सारी टेंशन जो है वो मैं अब दूर करना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये डायरी लिखूँगी। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। एनी कहती है कि जो पेपर्स होते हैं उनमें पेशेंस ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं जैसा कि कंपेयर करें हम लोगों से। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वॉज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स, bored and listless wondering whether to stay in or go out। उसके बाद एनी जो होती है ये चीज़ें कब करती है, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिप्रेस होती है, परेशान होती है, वो अपने हाथ को अपनी चिन के ऊपर रखी होती है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है, उसके माइंड में लिस्टलेस चीज़ें चल रही होती हैं बहुत सारी, और वो सोचती मैं अंदर रुकूँ या बाहर चली जाऊँ। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, तो वो अपनी जगह पर रुकी रहती है जहाँ पर वो उस वक्त होती है। ब्रूडिंग, ब्रूडिंग का मतलब होता है इंगेज, किसी चीज़ में बिजी रहना। ब्रूडिंग, यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस। उसके बाद वो इंगेज होकर बोलती है कि हाँ पेपर ज़्यादा बेहतर है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक ग्रेडली रिफर टू एज अ डायरी अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, इट प्रोबेबली विल नॉट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस। उसके बाद वो बोलती है कि मैं इस डायरी को प्रॉपर जो है वो गार्ड करूँगी। स्टिफ बैक्ड वर्ड जो दिया है इसको प्रॉपरली मैं गार्ड करूंगी, क्योंकि एनी का कोई फ्रेंड नहीं होता है जिससे वो प्रॉपर बात कर पाए, तो बहुत अकेले रहती थी, तो सोचती थी कि मैं इसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाऊंगी जब तक मुझे कोई अच्छा बेस्ट फ्रेंड नहीं मिल जाता, और मैं इसी से अपनी हर बात शेयर करूंगी। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। अभी वो एनी रेडी है अपनी डायरी को सबसे पहला प्लेस देने के लिए, क्योंकि वो उसके लिए सिर्फ डायरी नहीं एक फ्रेंड बन चुकी है। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, एनी बोलती है मेरे पास कोई अच्छा फ्रेंड नहीं है। वेल लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13 years old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। यानी शुरुआत करती है कि कोई भी यकीन नहीं करेगा एक 13 years की लड़की है जो पूरी दुनिया में अकेली सी है, मतलब कोई भी नहीं था उसके पास, एंड आई एम नॉट। लेकिन एनी आगे लिखती है नहीं, पर ऐसा नहीं है, मैं अकेली नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड 16 years old सिस्टर। एनी कहती है कि मेरे पास बहुत प्यारे मम्मी पापा हैं और मेरी एक 16 साल की बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 people आई कैन कॉल फ्रेंड्स। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट एंड गुड होम्स। मेरे पास अच्छी सी फैमिली है, मेरी आंटी है और एक अच्छा घर है।
नो ऑन द सरफेस आई सीम्स टू हैव एवरीथिंग। वो बोलती है सरफेस मतलब एंड ऑफ द डे अगर देखा जाए तो एनी के पास वो सारी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। बट एक चीज़ की एनी की लाइफ में कमी है, दैट इज़ कोई उसकी लाइफ में ट्रू फ्रेंड नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड इज़ हैविंग अ गुड टाइम। मैं ऐसा सोचती हूँ कि फ्रेंड्स के साथ होना भी एक बहुत अच्छा टाइम होता है। जब मैं फ्रेंड्स के साथ होंगी तो एक बहुत क्वालिटी टाइम होगा। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स। अब यहाँ पे कहती है कि मेरे पास ज़्यादा बात करने के लिए कुछ नहीं है, हम लोग आपस में बात तो करते हैं बट क्या बात करेंगे, वही घूम फिर के रोज़ वाली ही बातें होती हैं और घर की ही बातें होती हैं। वी डोंट सीम्स टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। हमारे बीच कोई ऐसा डिस्कशन नहीं होता जहाँ पे हम ज़्यादा क्लोज आए। यहाँ पे वो अपनी फैमिली की बात कर रही है जिनको बहुत प्यार करती है, बट वो लोग अपने प्रॉपर घर में ही लॉक हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं, तो रोज़ क्या बात करें। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, यही यानी कि प्रॉब्लम है। मे बी इट्स माई फॉल्ट एंड मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। यानी कहती शायद ये मेरी ही प्रॉब्लम है, हम लोग आपस में ज़्यादा कन्फाइड नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा अच्छे से घुल मिल नहीं पाते हैं। इन एनी केस दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर। बोलती कुछ भी हो लेकिन चीज़ें ऐसे ही हैं मेरे साथ। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज। और ये चीज़ें ऐसी हैं जो चेंज नहीं हो सकती हैं। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। इसी वजह से मैं इस डायरी को लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। देन एनी सेज टू इन्हांस द इमेज ऑफ द लव अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। एक इस डायरी को इन्हांस करने के लिए, अपना इंटरेस्ट और बढ़ाने के लिए एनी एक इमेजिनेशन सेट करती है कि ये उसका एक फ्रेंड है जिसका वो वेट कर रही है। I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do। मैं बोलती कि मैं इस डायरी को नॉर्मल उस तरीके से नहीं लिखूंगी जैसे कि नॉर्मली लोग लिखते हैं, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। मैं इस डायरी को अपना फ्रेंड बनाऊंगी, इससे हर बात बताऊंगी, इससे हर चीज़ बात बताने का मतलब है हर चीज़ लिखूंगी। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। और उसके बाद मैं इस फ्रेंड को, यहाँ पे डायरी वर्ड उसने रिप्लेस कर दिया है फ्रेंड के साथ, किटी कहूँगी, तो वो अपनी डायरी का एक नाम देती है, किटी। इसके बाद क्या होता है, ये बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। फाइनली यानी के साथ और कौन कौन से सीन हुए जो उसने डायरी में लिखे हैं। स्टोरी इज़ गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग, सो आई नीड टू फिनिश इट हेयर। वी विल कंटिन्यू इन पार्ट 2। आई होप you have understood the video. For any doubt, for any question, you can comment. Thank you for watching the video. Have a good day. Bye bye.